नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग चलचित्र पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है। पहले से एक वीडियो है जिसमें लेखक के विषय में हम लोगों ने बात की है और आज हम लोग बात करेंगे चलचित्र के विषय में। चलचित्र के विषय में सत्यजीत राय के जो विचार हैं वो इस पाठ में हम लोगों को मिलने वाला है। तो देखते हैं, चलचित्र शिल्प है या नहीं। शिल्प मतलब कला, चलचित्र शिल्प है या नहीं, इस पर मुहावसा होगा, बहस होगी। यहाँ पर इस पर आज भी बहस मुबाहसे चलते हैं। जो लोग इसे यह मर्यादा देने को तैयार नहीं हैं, उनका कहना है कि चलचित्र की कोई निजी सत्ता नहीं है। यह 5 तरह के शिल्प साहित्य से मिश्रित एक पंचमेली बेढब वस्तु है। चलचित्र फिल्में जो बनती हैं उनमें 5 कलाओं का मिश्रण होता है। और सही मायने में कुछ लोगों का विचार है कि चलचित्र, सिनेमा या फिल्म अपने आप में शिल्प नहीं है, यह तो एक खिचड़ी है जो भिन्न भिन्न तरह की कलाओं को मिश्रित करके बना दिया गया है। तो कहने का अर्थ यही कि सत्यजीत राय ने इस पाठ को इसी चर्चा के साथ शुरू किया कि चलचित्र शिल्प है कि नहीं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग, मनोरंजक ये टॉपिक है। आपको इस पाठ में आपको मन लगेगा, बहुत इसमें इंटरेस्ट पैदा आपको होगा, बहुत मन इसमें लगेगा पढ़ने के लिए। तो हम लोग देखते हैं, चलचित्र शिल्प है या नहीं, इस पर आज भी बहस मुबाहसे चलते हैं। जो लोग इसे यह मर्यादा देने को तैयार नहीं हैं, उनका कहना है कि चलचित्र की कोई निजी सत्ता नहीं है, यह अपने आप में कुछ भी नहीं है। कहने का अर्थ उन लोगों का विचार है कि बहुत तरह की कलाओं को मिला करके एक कला हमने बना दिया, फोटोग्राफी का कमाल है। तो अपने आप में चलचित्र कोई आर्ट नहीं है, कोई शिल्प नहीं है। यह 5 तरह के शिल्प साहित्य से मिश्रित एक पंचमेली बेढब वस्तु है। ठीक है। दरअसल इस शिल्प शब्द से ही गड़बड़ी पैदा होती है। जैसे ही हम लोग शिल्प की बात करते हैं तो लेखक का कहना है कि गड़बड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है, शुरू हो जाती है। क्यों? शिल्प के बजाय यदि इसे भाषा कहा जाए तो चलचित्र का स्वरूप और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाए और तर्क की कोई गुंजाइश ही न रहे। लेखक का विचार है कि चलचित्र को शिल्प न कह करके उसको भाषा कहा जाए तो ज़्यादा सही है। फिल्मी भाषा, तो जो सिनेमा है वह एक अपने आप में एक भाषा है। ठीक है। भाषा है मतलब एक्सप्रेशन का साधन है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो ये अगर उसको भाषा माने तो सारी गड़बड़ी उसकी दूर हो जाएगी। ये लेखक सत्यजीत राय का विचार है। लेखक के हाथ से जिस तरह कहानी की रचना होती है, लेखक के हाथ से जिस तरह कहानी की रचना होती है, चलचित्र रचयिता के हाथ से उसी प्रकार बिंब, इमेज और शब्द, साउंड, इन दो के संयोग से जो भाषा बनती है, उस भाषा के प्रयोग में यदि कुशलता का अभाव रहे, उसके व्याकरण पर रचयिता का यदि अधिकार न रहे और कुल मिलाकर फिल्म का कथ्य यदि सशक्त न हो, तो अच्छी फिल्म का निर्माण कैसे हो सकता है। इतना जो लिखा हो जाता है उसमें से साहित्य के स्तर को कितने छू पाते हैं। पहले शिल्पी है, उसके बाद ही शिल्प है। जहाँ शिल्पी नहीं है वहाँ शिल्प के उपकरण रहें तो भी उत्पत्ति की कोई संभावना नहीं है। मतलब ये कि कलाकार कला से बड़ा होता है, कलाकार ही कला को जन्म देता है। अगर कलाकार नहीं हो तो कला का महत्व नहीं रह जाता है। तो ये शिल्पी बड़ा है, शिल्प नहीं। अगर शिल्पी ने कहानी लिखा, अगर शिल्पी ने कविताएं रची तो समझिए कि वह फिल्म भी लिख सकता है, वह फिल्म ही बना सकता है। तो जैसे कहानी और कविता उसके प्रोडक्ट हुए, उसी तरह से फिल्में भी प्रोडक्ट होती हैं किसी की। तो ये कहना कि वह शिल्प है कि नहीं है, यह बहस का मुद्दा है। सही माने में वह एक कार्य है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चलचित्र में विभिन्न शिल्प साहित्यों के लक्षण हैं। चलचित्र में
सिनेमा में विभिन्न शिल्प साहित्यों के लक्षण हैं। शिल्प साहित्य के जो कई शिल्प होते हैं, कई प्रकार होते हैं, उनके उसमें लक्षण होते हैं। नाटक का द्वंद्व, नाटक में जो द्वंद्व होता है वो भी उसमें होता है, सिनेमा में हम लोग देखते ही हैं। उपन्यास का कथानक एवं परिवेश, उपन्यास में जैसे कथानक होता है, परिवेश होता है, वातावरण, वर्णन, संगीत की गति एवं छंद, पेंटिंग सुलभ प्रकाश, छाया की व्यंजना, इन सारी वस्तुओं को चलचित्र में स्थान मिल चुका है। ये सारी चीज़ें चलचित्र में होती हैं, परंतु बिंब और ध्वनि की भाषा दिखाने और सुनाने के परे जिसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, पूर्णतया एक स्वतंत्र भाषा है। तो बिंब और ध्वनि ये क्या है? बिंब और ध्वनि की भाषा दिखाने और सुनाने के परे, इसके बाद जिसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, पूर्णतया एक स्वतंत्र भाषा है। फिल्म क्या है? एक स्वतंत्र भाषा है। बिंब और ध्वनि की भाषा को दिखाने और सुनाने के अलावा इसका कोई कार्य नहीं है, कोई अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए यह निश्चित रूप से एक स्वतंत्र भाषा है। फलस्वरूप कथ्य एक ही हो तो भी भंगिमा में अंतर आना जरूरी है। यह भंगिमा चलचित्र की विशेष भंगिमा है। यही कारण है कि अन्यान्य शिल्प साहित्यों के लक्षण रहने पर भी चलचित्र अनन्य है। अन्य साहित्यों के लक्षण इसमें हैं, लेकिन इसके अलावा भी चलचित्र एक अलग है, नया है। भले ही यह मिश्रण से बना है, बहुत सारे साहित्य शिल्पों का इसमें योगदान है, लक्षण उसके हैं, उसके बाद भी यह अपने आप में एक हटकर है, यह एक नमूना है। बिंब और ध्वनि, बिंब यहाँ मात्र चित्र ही नहीं है, वांगमय चित्र है। अर्थात चित्र का चित्रत्व ही आदि अंत नहीं है, चित्र होना ही सब कुछ नहीं है। जैसा आदि अंत चित्रकला में होता है, तो फिल्म क्या है? चित्रकला भर नहीं है, चित्रकला के उसमें लक्षण हैं। यहाँ प्रमुख होता है चित्र का अर्थ। एक एक चित्र एक एक वाक्य हुआ करता है और समस्त चित्रों के मिलने से कथ्य पूरा होता है। चलचित्र के निर्वाक युग में भी, निर्वाक मतलब जिसमें बोलते नहीं थे पात्र, फिल्मों का वह युग भी था जब सिर्फ पिक्चर हम लोग देखते थे स्क्रीन पर, उसमें कोई पात्र मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाल पाते थे, उसको बोलते हैं निर्वाक युग, बिना भाषा के, साइलेंट फिल्म। तो में भी चित्र अर्थ वहन करते रहे हैं, लेकिन उनमें भी चित्र जो थे वो अर्थ को संप्रेषित करते थे। उनकी भाषा संलाप निरपेक्ष हुआ करती थी, उनके भी भाषा का आदान प्रदान वे भी करते थे। अब और ध्वनि बिंब का ही परिपूरक है। ध्वनि क्या है? तो बिंब जो इमेज बनता है उसी को पूर्ण करता है। एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं। आँख और कान इन दोनों को सजग रखे बिना चलचित्र की भाषा समझ में नहीं आती है। किसी दृश्य में यदि ध्वनि नहीं है तो उसका न होना ही व्यंजक हो उठता है। किसी चित्र में यदि ध्वनि नहीं है तो ध्वनि का न होना ही उसकी खासियत बन जाती है। शब्दहीनता ही उसके कथ्य का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। ये फिल्मों के अंदर पाई जाने वाली बातें हैं। जिस प्रकार लेखक की विषय वस्तु और दृष्टि भंगिमा के अनुसार लेखन की श्रेणी का विभाजन होता है, चलचित्र में भी ऐसा होना संभव है। उपन्यास, काव्य, नाटक, जीवनी, शिक्षामूलक विवरण, ये सभी चलचित्र में रचे गए हैं। हम मौजूदा आलोचना के लिए एक ही श्रेणी पर ध्यान देंगे, वह है कथात्मक चलचित्र। यही सर्वाधिक प्रचलित है और दुनिया के श्रेष्ठ चलचित्र इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कथात्मक चलचित्र मतलब जिसमें एक कहानी होती है। ठीक है। चलचित्र निर्माण कार्य को मोटे तौर पर 3 पर्यायों में विभक्त किया जाता है। अब चलिए, अब लेखक हम लोगों से शेयर करने जा रहे हैं अपने विचार जो उन्होंने डेवलप किए हैं अपनी फिल्मों के निर्माण के दौरान। फिल्म बनाते बनाते लेखक ने क्या सीखा, अब वो हम लोगों को ये बताएंगे। पहला, चलचित्र नाट्य रचना करते हैं, सिनेरियो बनाते हैं। दूसरा,
उस चलचित्र नाट्य के अनुसार विभिन्न परिवेशों का चुनाव। ये सिनेरियो पहला, दूसरा लोकेशन, मतलब पहला होता है चलचित्र का नाट्य संरचना, दूसरा है चलचित्र नाट्य के अनुसार विभिन्न परिवेश ये का चुनाव, लोकेशन या निर्माण, इसको कहते हैं सेट बनाना, सीन बनाना, सेट बनाना। सीन पहले सोचना, नाट्य रचना, ये प्रिपेयर हो जाता है, पेपर पर तैयार हो गया, तब हम लोग सेट बनाते हैं, लोकेशन बनाते हैं, करके उन परिवेशों में चरित्रों के अनुसार लोगों से अभिनय कराकर उनकी तस्वीरें लेना, शूटिंग। तीसरा, इन खंड खंड रूपों में ली गई तस्वीरों को चलचित्र के अनुसार पंक्तिबद्ध सहेजना, एडिटिंग करना, ये कहलाता है। मतलब फिल्मों में 3 कार्य हुए। पहला होता है सिनेरियो, मतलब सोचना, नाट्य लिखना, नाटक की भूमिका तैयार करना कि क्या क्या होगा, प्रिपरेशन, माइंड में स्ट्रक्चर बना लिए, ये कहानी होगी, ये पात्र होगा, आदि आदि। दूसरा हो गया कि उसके अनुसार सीन बनाना, लोकेशन बनाना, जिसको बोलते हैं सेट। और तीसरा होता है इन सभी चित्रों को मिला करके एक लाइन में बनाना कि लगे कि एक ही सीन है, एक ही फिल्म है। तो इस प्रकार से 3 स्टेप्स होते हैं फिल्म बनाने के। मतलब हम लोग इस पाठ में फिल्म बनाने का तरीका सीख रहे हैं, क्योंकि सत्यजीत राय फिल्मकार थे। चलचित्र नाट्य फिल्म का फलक है। चलचित्र क्या है? नाट्य फिल्म का फलक है, स्टेज है। चलचित्र ही नाटक फिल्म का अंतिम उद्देश्य है। बिंब और ध्वनि के माध्यम से पर्दे पर जो व्यक्त होता है, बिंब और ध्वनि जो पर्दे पर हमें मालूम पड़ता है, वह उसका लिखित संकेत है। इसी फलक को, इसी सीन को अवलंबन बनाकर चलचित्र के रंगकर्मी समुदाय निर्देशक के निर्देशन पर समवेत रूप में काम कर चलचित्र को सावयव और सजीव बनाते हैं। इसके बाद निर्देशक की भूमिका शुरू होती है और उनकी देखरेख में सारा कुछ होता है। इसीलिए चलचित्र नाट्य अवहेलना की वस्तु नहीं है। इसमें यदि दोष रह जाए तो चलचित्र के अंग षष्ठों पर इसका प्रतिफलन निश्चय ही होगा। निर्देशन चाहे कितना ही कुशल क्यों न हो, चलचित्र नाट्य श्रेष्ठ होने पर भी निश्चिंतता के साथ बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि दुर्बल निर्देशन के फलस्वरूप वह नष्ट हो सकता है। मतलब नाटक है ही, फिल्म के क्या है तो सही माने में वह एक नाटक ही है। उसको हम हाईटेक बना देते हैं तो उसमें निर्देशक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वह सभी कुछ का की देख रेख करता है। चलचित्र नाट्य के कार्य के अतिरिक्त अन्यान्य सभी कार्यों में यंत्रों का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। यंत्र, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है। फिल्मों में इंस्ट्रूमेंट के बगैर तो कुछ हो भी नहीं सकता। चलचित्र पूर्णतया यंत्र युग की भाषा है। यह बात बेझिझक कही जा सकती है कि कैमरा नामक यंत्र का यदि आविष्कार नहीं हुआ होता तो इस भाषा का सृजन ही नहीं हो पाता। फिल्मों का मूल क्या है? कैमरा। कैमरा ना हो तो फिल्में होती ही नहीं। और चित्र की भाषा से ध्वनि की भाषा का संयोग 100 वाक युग में जो संभव हो सका, इसका कारण है शब्द यंत्र, साउंड रिकॉर्डिंग मशीन का आविष्कार। तो कैमरा और दूसरा है साउंड रिकॉर्डिंग मशीन। इससे वाणी भाषा हम लोग दिए चित्रों को। शूटिंग में कैमरे और शब्द यंत्र की सहायता से जिन विषयों और शब्दों की फिल्में ली जाती हैं, उन्हें उभारने के लिए प्रयोगशाला के समस्त यंत्रों से सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद इन चित्रों और शब्दों के टुकड़ों को मूवी ओला नामक यंत्र को बार बार चलाकर देखते हुए उनमें से अच्छे बुरे का चयन कर कैंची से काट कर, यानी अनावश्यक अंशों को अलग कर गोंद से जोड़ने की जिम्मेदारी संपादक पर रहती है। सबसे अंत में पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक का कार्य संपन्न किया जाता है। वाद्य यंत्रों के कार्यों को शब्द यंत्र में ग्रहण कर री रिकॉर्डिंग यंत्र में अन्यान्य शब्द संलाप इत्यादि से तारतम्य रखते हुए मिलाने का जटिल अध्याय जब समाप्त हो जाता है, उसके बाद ही यंत्रों के हाथ से मुक्ति मिलती है। इतना कुछ करना होता है। पूरा नाट्य बनाए, शूटिंग किए,
उसका फिर संपादन किए, उसको एक सूत्र में पिरोए, उसके बाद संपादन किए, निर्देशक की देखरेख में, अंत में रिकॉर्डिंग हुआ किस चीज़ का, गीत का, संगीत का, वो बाद में हुआ, तब जा कर के फाइनल होता है। कहना न होगा कि इसके पीछे जो रंगकर्मी रहते हैं, यदि उनमें शिल्प बोध और शिल्प विवेचन के गुण न हों तो यह भी शिल्प के लिए बाधक साबित होता है। शिल्प मतलब सेंस ऑफ आर्ट। सेंस ऑफ आर्ट अगर नहीं होगा, कला बोध नहीं होगी, शिल्प बोध नहीं होगा, शिल्प का विवेचन के गुण उनमें न होंगे, कला की समझ न होगी, तो फिल्म बनाना असंभव है, यह संभव नहीं है। जो लोग फिल्म देखते हैं उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि फिल्म के अधिकतर अंश को एक ही दृष्टिकोण से न दिखाकर तोड़ तोड़कर विभिन्न दृष्टिकोणों से दिखाया जाता है। इन खंडों को शॉर्ट्स कहा जाता है। भिन्न भिन्न जो शूटिंग्स हुए रहते हैं उनको शॉर्ट्स कहते हैं, और शॉर्ट्स को एक कर देने से हम फिल्म देख पाते हैं। और इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर दिखाने की रीति चलचित्र की निजी रीति है। इसके पूर्व किसी शिल्प में इसकी आवश्यकता नहीं होती थी। यह कोई खाम ख्याली रीति नहीं है, और न वह चित्र लाना ही उसका उद्देश्य है। इसका एक शिल्पगत उद्देश्य है, एक भाषागत सार्थकता है, यही तरीका है, यही फिल्मों की पहचान है, इसलिए ऐसा होता है। एक चलचित्र के एक विशेष अंश को उद्धृत कर उसके शॉटों का विश्लेषण करने से इस रीति के उद्देश्य और सार्थकता को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। एक सीन को हम लोग देखते हैं, साथ ही चलचित्र की अन्यान्य छोटी बड़ी समस्याओं पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला जाएगा। कहना न होगा, इस उदाहरण से किसी ऐसे तत्व का पता नहीं चल सकता जिसका व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जा सके। अन्यान्य शिल्पों की तरह चलचित्रों की भी कोई थ्योरी या फॉर्मूला नहीं है जो अव्यर्थ साबित हो। कहानी के अनुसार, निर्देशक के व्यक्तित्व के अनुसार चलचित्रों की रीति में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। एक ही कहानी का कोई भी एक दृश्य विभिन्न निर्देशकों के भाषा प्रयोग की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण कर लेगा। यह बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब डिफरेंट आर्टिस्ट होंगे तो उनके डिफरेंट रोल होंगे। डायरेक्टर अगर भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो उनका रोल भी भिन्न भिन्न प्रकार का नज़र आएगा। तो ये कलाकार की छाप पड़ती ही पड़ती है फिल्मों पर भी। दृष्टांत स्वरूप एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उदाहरण दे करके अब लेखक महोदय हम लोगों को समझाने वाले हैं कि फिल्में बनती कैसे हैं। जैसे वो बोलेंगे, दृष्टांत स्वरूप पथेर पांचाली फिल्म का एक दृश्य लेकर इस विषय पर आलोचना की जा सकती है। उपन्यास में विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने इस प्रकार वर्णन किया है। उपन्यास किसका है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय का। उसमें सीन है, देश के स्टेशन पर उतरने के लिए, देश के स्टेशन पर उतरने के बाद पैदल चलता हुआ वह अपने गांव पहुंचा। रास्ते में किसी से भेंट मुलाकात नहीं हुई। कोई दिख भी गया तो भी वह लंबे डग भरता हुआ बेचैनी के साथ किसी और ध्यान दिए बिना घर की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे के अंदर पांव रखने जा ही रहा था कि मन ही मन बड़बड़ाने लगा, उफ, बांस बिल्कुल दीवार पर झुकाया है। भुवन चाचा इसे कटवाते नहीं, भारी मुसीबत है। उसके बाद आंगन में पहुंचकर अभ्यासवश प्यार भरे स्वर में पुकारा, दुर्गा बिटिया, अपू। उसके गले की आवाज़ सुनकर सर्वजया कमरे से बाहर निकल आई। हरिहर ने मुस्कुराकर पूछा, घर पर कुशल है ना? ये लोग कहाँ चले गए? घर पर नहीं है क्या? सर्वजया ने शांत भाव से आगे बढ़कर पति के हाथ की भारी गठरी लेकर उसे नीचे रख दिया और बोली, आओ कमरे के अंदर चले आओ। पत्नी की गतिविधि में अदृश्यपूर्ण शांति भाव पाकर भी हरिहर के मन में किसी तरह का संदेह नहीं जगा। उसकी कल्पना का स्रोत तब उद्दाम वेग से दूसरी ही ओर दौड़ लगा रहा था। अभी अभी लड़की और लड़का दोनों दौड़ते हुए आएंगे। दुर्गा कहेगी, बाबूजी इसके अंदर क्या है? हरिहर तत्काल गठरी खोलकर बेटी के लिए लाई गई साड़ी एवं आलते की शीशी तथा सचित्र चंडी महात्म्य, कालकेतु उपाख्यान और टीन की रेलगाड़ी दिखाकर उन्हें हैरत में डाल देगा। कमरे के अंदर पांव रखते रखते वह बोला, अब की बेल कटहल का चकला बेलना
चकला बेलन ले आया हूँ। चकला बेलन क्या है? रोटी बनाने का साधन। उसके बाद तरसती हुई आंखों से चारों तरफ देखता हुआ तनिक निराशापूर्ण स्वर में बोला, अपू और दुर्गा कहाँ हैं? कहीं घूमने गए हैं? अब सर्वजया स्वयं को संयत नहीं रख सकी। वह फपक फपक कर रोने लगी। अजी अब दुर्गा कहाँ है? बिटिया मुझसे विदा होकर चल बसी। अब तक तुम कहाँ थे? पथेर पंचाली चलचित्र में उपर्युक्त घटना को इस प्रकार सजाया गया था। यही सीन है। हरिहर बाया बाहर से। कुछ दिनों के बाद घर में उसकी 2 बेटियां थीं। पत्नी का नाम सर्वजया। तो वह आया और पूछा कि मेरी बिटिया कहाँ है? तो दुर्गा मर चुकी थी। इसकी सूचना सर्वजया ने उसको दी। अब इसको अगर फिल्मों में दिखाना है तो कैसे दिखाया जाएगा, ये हम लोग यहाँ देखेंगे। मतलब हम लोग फिल्म बनाने जा रहे हैं पथेर पंचाली। चलचित्र में उपर्युक्त घटना को इस प्रकार सजाया गया था। मेघिल दिन था। मेघिल मतलब बादल लगे थे आसमान में। मैदान से होकर जाता हुआ रास्ता था एक, जहाँ शूटिंग हो रही थी। आसमान में बादल और नीचे जिस जगह पर हम लोग खड़े थे वहाँ पर एक रास्ता बीच बीच से गुजर रहा था मैदान से। लॉन्ग शॉट लिया गया। अपू गाढ़े रंग की चादर देह पर डाले, हाथ में किरोसिन तेल की बोतल थामे रास्ते से चलता हुआ दूर निकल गया। अपू आया और वो गाढ़े रंग की चादर देह पर डाले हुए, हाथ में किरोसिन तेल की बोतल थामे रास्ते से चलता हुआ दूर निकल गया, चला गया। पार्श्व संगीत चल रहा है और कुछ संगीत बज रहा है। मेघिल दिन फिल्म दूसरा सीन है। इंदिरा ठाकुर का ओसारा। इंदिरा ठाकुर का ओसारा, ये इंदिरा है। क्लोजअप। चूल्हे पर, क्लोजअप किसको कहते हैं? देखिए, चूल्हे पर चढ़ी हांडी में चावल पक रहा है। उबला हुआ मार उफन कर हांडी के मुंह के बाहर तक चला आता है। हांडी का ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है। ये क्लोजअप है। ये नज़दीक से सीन लिया जाएगा। टिल्ट अप। सर्वजया का चेहरा दाहिने हाथ पर ठोड़ी टिकाए वह घुटनों के बल बैठी है। दृष्टि उदास निष्पलक। पार्श्व संगीत चल रहा है। ये खाना बना रही है। वो हांडी में हाथ फुदक रहा है, उबल रहा है और वो हाथ गाल पर रख के, ठोड़ी पर रख के बैठी हुई है। मेघिल दिन तीसरा है। सर्वजया के घर का आंगन। मिड शॉट के इसको बोलेंगे। आंगन के दरवाजे से एक 10-12 साल की लड़की बिन्नी अंदर आती है। उसके हाथ में सब्जी की टोकरी है। वह सर्वजया के ओसारे के नज़दीक जाकर खड़ी हुई। सर्वजया दिखाई नहीं पड़ती है। बिन्नी, नहीं ताई जी। मेघिल दिन आंगन से हम इंदिर के ओसारे की ओर देख रहे हैं। मिड शॉट। बिन्नी दाहिनी ओर अग्रभूमि पर कैमरे की ओर पीठ किए खड़ी है। बिन्नी। सर्वजया दूर बाई ओर बिन्नी की ओर पीठ किए उसी तरह बैठी है। नहीं ताई जी, वो बोली बिन्नी। सर्वजया निरुत्तर बैठी रहती है। बिन्नी बोली, माँ ने यह सब भेजा है, लीजिए यहाँ रख रही हूँ। बिन्नी हाथ की टोकरी आंगन में रखती है। मेघिल दिन फिर पांचवा सीन। क्लोज शॉट। बिन्नी टोकरी रखकर सर्वजया की ओर ताकती हुई दरवाजे की तरफ पीछे सरकने लगती है। पार्श्व संगीत फेड आउट कर जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। डिजॉल्व टू। मेघिल दिन हरिहर के पैतृक मकान के पीछे की ओर की बांसवाड़ी, जहाँ बांस का झुंड रहता है उसे बोलते हैं बांसवाड़ी। लॉन्ग स्टॉप शॉट। दूर से दिखाई पड़ता है कि हरिहर आ रहा है। दूर से लंबा सीन लिया जा रहा है, दूर का सीन दिखाना है तो इसको बोलेंगे लॉन्ग टॉप शॉट। हरिहर बोला, अपू। मेघिल दिन इंदिर का ओसारा, इंदिर ही है ये का ओसारा। क्लोजअप। हरिहर के गले की आवाज़ सुनकर सर्वजया की प्रतिक्रिया। उसका हाथ गाल से जरा सा सरकता है। शंख की चूड़ी खिसककर तनिक नीचे चली आई। उसके बाह में शंख की चूड़ियाँ हैं। मेघिल दिन फिर आठवां का। हरिहर के पैतृक मकान की दक्षिण दीवार के निकट। मिड शॉट। हरिहर आकर ठिठक कर खड़ा हो जाता है। आम की एक डाली गिरने के कारण दीवार का थोड़ा सा हिस्सा टूटकर गिर गया है। हरिहर बोला, स्वागत। इस और कुछ दिनों तक धीरज नहीं रख सके। हरिहर डाली फांद कर आगे बढ़ता है, साथ ही साथ कैमरा भी पैन करता है। हरिहर आगे बढ़कर मकान की ओर मुखातिब होकर अपने कोठे की ओर ताकता है। उसके बाद आंगन के दरवाजे की ओर तस्वीर सीमा रेखा के परे चला जाता है। कैमरा अब पैन नहीं करता है। टूटी दीवार के पीछे खटाल में गाय पागुर कर रही है। गाय मुंह चला रही है।
उसके पीछे हरिहर का ओसारा है। नेपथ्य में हरिहर के द्वारा दरवाज़ा खोलने और अंदर जाने की आवाज़। कुछ देर के बाद हरिहर लौंग में दिखाई पड़ा कि वह अपने ओसारे के सामने पहुंच गया है कि वह उद्विग्नता के साथ इधर उधर ताकता है। ये दृश्य। हरिहर बोला उद्विग्न स्वर में, मुन्ना, दुर्गा, सर्वजया। हरिहर की बगल से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ओसारे पर आती है। हरिहर, ओ तुम हो? सर्वजया, आओ। हरिहर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। मेघिलदिन हरिहर का ओसारा। मिड शॉट का दृश्य है, देखिए। हरिहर सीढ़ियाँ तय कर अपने हाथ की टीन की अटैची, केस और गठरी फर्श पर रखता है। उसके बाद अपने हाथों की कलाइयों को रगड़कर धोती के कोर से पोंछने लगा। कैसी हो? हरिहर बोला। सर्वजया ने हरिहर के लिए पाँव धोने का पानी लोटे से झाड़ी में डाला। उसके बाद कमरे से एक एक कर खड़ाऊँ, पीढ़ा, अंगोछा लाकर झाड़ी के पास रख गई। ये लोग कहीं घूमने निकल गए हैं, हरिहर बोला। सर्वजया बिना कुछ बोले सीढ़ी की ओर बढ़ जाती है। हरिहर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकता है। यह क्या? कहाँ जा रही हो? जो जो चीज़ें ले आया हूँ उन्हें एक बार देख तो आओ। सर्वजया रुकती है। हरिहर घुटनों के बल बैठकर गठरी की गांठ खोलने लगता है। मेघिलदिन 10वां में हरिहर का ओसारा। मिड क्लोज। सर्वजया अग्रभूमि में कैमरे की तरफ मुड़कर खड़ी है। उसके पीछे हरिहर खड़ा है। शॉट। उसारे पर बैठा गठरी खोल रहा है। शॉट लिया गया। हरिहर, पहले आना संभव होता तो मैं आता नहीं। बाप रे, कम चक्कर लगाना पड़ता है। अंत में जब विष्णु पर पहुंचा तो भाग्य ने साथ दिया। इसलिए यह देखो, चरक के मेले से तुमने लक्ष्मी जी का पट लाने को कहा था ना, शीशे से मढ़वा कर ले आया हूँ। और यह कटहल की लकड़ी की चीज़ है। चकला बेलन रखकर हरिहर एक धारीदार साड़ी सर्वजया की ओर बढ़ाता है। हरिहर, और यह देखो, साड़ी दिखाकर बोला। मेघिलदिन क्लोजअप। दुर्गा की धारीदार साड़ी। हरिहर नेपथ्य से, दुर्गा के लिए कैसी? सर्वजया साड़ी को कसकर पकड़ती है। साड़ी के साथ उसका हाथ ऊपर उठता है। कैमरा उसके साथ ही टिल्टअप करता है। सर्वजया का चेहरा रुलाई के आवेग से विकृत हो उठता है। दोनों से साड़ी को काटकर रोती हुई वह बैठ जाती है। दांतों से साड़ी को काटकर रोती हुई वह बैठ जाती है। उसे याद आती है दुर्गा जो नहीं है। मेघिलदिन रोने की आवाज़ जगह ताड़ सप्तक में करुण संगीत बज रहा है। मेघिलदिन है। मीडियम क्लोज शॉट। वही कोना जो संख्या 10 में है। सर्वजया रोती हुई बैठ जाती है। हरिहर बेहद व्याकुल सर्वजया की ओर झुकता है। सर्वजया फर्श पर लुढ़क पड़ती है। तार शहनाई का पार्श्व संगीत बजता रहता है। मेघिलदिन। सर्वजया रोती हुई फर्श पर लेट जाती है। हरिहर उसका कंधा पकड़कर झकझोरता है। भाव है, क्या हुआ? सर्वजया माथा हिलाकर जताती है, दुर्गा नहीं है। कैमरा ट्रक फॉरवर्ड कर हरिहर के चेहरे की ओर जाता है। बात हरिहर की समझ में आ गई है। वह हतप्रभ होकर खड़े होने की कोशिश करता है। उसके बाद धम से बैठ जाता है और रुलाई के आवेग से झुक जाता है। कैमरा ट्रक बैक कर पहले के स्थान पर लौट आता है। हरिहर चीख उठता है। हरिहर, दुर्गा, बेटी दुर्गा। तार शहनाई का संगीत बजता है। हरिहर के पैतृक मकान के पीछे का मतलब। मिड शॉट। अपू तेल से भरी बोतल हाथ में लिए खड़ा है। हरिहर, बेटी दुर्गा। अपू ठिठक कर खड़ा हो जाता है, नितांत असहाय, हतप्रभ। कैमरा द्रुत गति से ट्रक फॉरवर्ड कर अपू के चेहरे की ओर बढ़ जाता है। फेड आउट। तार शहनाई संगीत फेड आउट कर जाता है। अपू के पाठशाला जाने के दिन से शुरू कर दुर्गा की मृत्यु की अवधि के 1 वर्ष को कल्पना करके चलचित्र की घटनाओं का ऋतु के अनुसार विभाजन कर लिया गया था। तो चैत का प्रथम वर्षा में भीगने के कारण दुर्गा बीमार पड़ती है। उस दिन हरिहर के वापस आने के दिन तक की तमाम घटनाओं की तस्वीरें मेघिलदिन में ले ली गई थी। बारिश रुकने पर धूप नहीं निकलती हो, ऐसी बात नहीं है, किंतु उपन्यास का यह जो निर्वच्छिन्न भाराक्रांत मूड है, मेघिलदिन में शूटिंग के अतिरिक्त चित्र के आलोक में उसका प्रतिफलन नहीं हो पाता। मतलब वो जो मर गई है घर में बेटी हरिहर की, उससे दिल दुखी है। तो दिल दुखी है ये दिखाने के लिए दिल भरा है भीतर, तो मेघिल आकाश दिखाया जा रहा है। मतलब मन की भावना जैसी है वैसा सीन बनाया जा रहा है। तो अगर वैसा नहीं होता, बादल नहीं दिखाते, तो मन का जो भाव होता वो पूरा प्रतिफलन उसका नहीं होता। ये इतना पढ़ने से सीखे हम लोग। समय की दृष्टि से उस तस्वीर की घटना की लंबाई
5 मिनट की है। 3 दिन की शूटिंग में इस दृश्य की तस्वीर ली गई थी। प्रत्येक शॉट को 2 या 3 बार लिया गया था। यह चलचित्र रचना के स्वाभाविक नियम के अंतर्गत आता है। अब शॉटों की गहराई में जाकर देखना चाहिए। लॉन्ग शॉट। अब लॉन्ग शॉट या जो छोटे शॉट होते हैं उनको हम लोग क्यों कहते हैं ये सब चीज़, इसलिए इसके विषय में अब यहाँ पढ़ाई होने वाली है। ठीक है, ये आपको 15 लाइन और इसको इसी वीडियो में कर देते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, कि छोड़ दें इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे तो ठीक है। जो ऐसा आपको ठीक लगे, लंबा तो हो गया है वीडियो, तो ऐसा करते हैं कि इसको फ़िलहाल यहीं रोक देते हैं और इसके बाद का जो शॉट है वो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। 3 दिन की शूटिंग में इस दृश्य की तस्वीर ली गई थी। प्रत्येक शॉट को 2 या 3 बार लिया गया था। यह चलचित्र रचना के स्वाभाविक नियम के अंतर्गत आता है। अब शॉटों की गहराई में जाकर देखना चाहिए। इसके लिए एक वीडियो और बनेगा इस पाठ में। लंबा बहुत हो रहा है, आपका ही मन इसमें परेशान अब हो रहा होगा, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इसको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद का वीडियो आज ही बना देंगे, इसका इंतज़ार करें। तब तक इसको आप लोग देखते रहिए, पढ़िए। थैंक यू।